नमस्कार। आयुक्तालय के ज्ञान सुधा चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा पर हम हिंदी साहित्य और काव्यशास्त्र के विभिन्न पक्षों का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और ये अध्ययन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के उद्देश्य से यहाँ पर किया जा रहा है। यही कारण है कि इन कालांशों में, इन कक्षाओं में आपके तथ्यात्मक जो विवरण है उसको सर्वाधिक शामिल किया जाएगा। आज का जो विषय है वो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है और इसमें भी हम साहित्य इतिहास लेखन परंपरा पर हम बात करेंगे कि कौन सा वो इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी भाषा में पहले लिखा गया, उसकी क्या विशेषता रही है, वो कौन से सैद्धांतिकी पर आधारित रहा है। हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे और उन तथ्यों का समावेश भी करेंगे जो कि नेट इत्यादि परीक्षाओं में या कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास पर जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इतिहास के लक्षण क्या हैं, आखिर साहित्य इतिहास होता क्या है। तो देखिए, इतिहास और साहित्य इतिहास केवल मानविकी की एक विधा नहीं है, उसमें वैज्ञानिकता का भी समावेश होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास या साहित्य का इतिहास लेखन एक वैज्ञानिक विधा है और इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। देखिए, आलोचनात्मक से यहाँ क्या आशय है? आलोचना का मतलब केवल नकार का भाव नहीं है। आलोचनात्मक का मतलब है वहां कार्य कारण संबंध जो बताया जाता है कि किस तरह कोई धारा साहित्य में पदार्पित होती है और उसके क्या कारण रहे हैं और क्या उसका परवर्ती प्रभाव रहता है। यदि इन सभी चीजों को विश्लेषित किया जाता है तो हम कहते हैं कि वो साहित्य इतिहास है और वो वैज्ञानिकता से युक्त है। निसंदेह जो साहित्य इतिहास है या इतिहास है वो मानविकी के अंतर्गत आता है और मानव जाति से संबंधित होता है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि साहित्य का इतिहास जो है मानव की जो चित्त वृत्तियां हैं उसका इतिहास है, इस तरह वो कहते हैं। तो अतीत का दिग्दर्शन करते हुए भविष्य की ओर उन्मुख होता है इतिहास और इसके तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं। उन तथ्यों को प्रमाण की कसौटी पर कसा जाता है, इसलिए ये साहित्य इतिहास महत्वपूर्ण हो जाता है। ये यहाँ पर इन बिंदुओं को शामिल करने का उद्देश्य यही रहा है क्योंकि इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इतिहास या साहित्य इतिहास के संबंध में असंगत कथन का चुनाव कीजिए। तो आपको ये बातें ध्यान होना आवश्यक है। इसके बाद यदि हम साहित्य इतिहास की बात करते हैं, साहित्य और इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है साहित्य इतिहास, और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हिंदी के साहित्य इतिहास पर ही हम यहाँ पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतिहास की दृष्टि से ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो हिंदी साहित्य का जो चौथा पायदान है जिसे आधुनिक काल कहते हैं वहीं से इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ मिलता है। इससे पूर्व जो भक्ति काल के ग्रंथ हैं जिन्हें वार्ता साहित्य कहा जाता है और जो गोकुलनाथ ने लिखे हैं 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, यद्यपि ये विवरण मात्र हैं लेकिन इतिहास लेखन की पूर्व पीठिका के रूप में कहे जा सकते हैं और एक तरह से भक्ति काल में इतिहास लेखन के जो प्रयास होते हैं उनमें इन ग्रंथों को शामिल किया जा सकता है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि 84 वैष्णवन की वार्ता किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोकुलनाथ। इसी तरह 252 वैष्णवन की वार्ता पर भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन की परंपरा है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? तो वो 19वीं शताब्दी से होता है। ये 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि गार्सद तासी का इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी ये ग्रंथ आता है और यहाँ एंदुई का अर्थ हिंदवी से है और हिंदुस्तानी का अर्थ उर्दू मिश्रित हिंदी से है। तो इस प्रकार इसे हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना जा सकता है जो कि फ्रेंच विद्वान ने फ्रेंच भाषा में ये ग्रंथ लिखा है। तो तथ्यात्मक दृष्टि से ये ध्यान रखें। इतिहास लेखन के जितने भी प्रयास हुए हैं, चाहे गार्सद तासी से लेकर शिव सिंह सेंगर का बात की जाए, जॉर्ज ग्रियर्सन की बात की जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए, तो इतिहास लेखन की कुछ प्रमुख पद्धतियां हैं और वो प्रमुख पद्धतियां 4 हैं। इनमें से जो पहली पद्धति है वो वर्णानुक्रमी पद्धति कहलाती है। वर्णों का अनुक्रम, जिस तरह से शब्दकोश विनिर्मित किए जाते हैं, जैसे कि यदि हम बात करें तो केशव कालिदास और यदि हम बात करें केदारनाथ सिंह, तो वहां पर संस्कृत के भी और रीतिकाल के भी और
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के सभी जो कवि हैं वो क वर्ण में मिल जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये काल क्रमानुसार यहाँ पर नहीं आ पाता है। तो इसीलिए ये जो पद्धति है वो इतिहास लेखन के लिए कारगर नहीं मानी जाती है, वरन शब्दकोश निर्माण के लिए ये पद्धति महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है यदि हम इतिहास लेखन में वैज्ञानिकता का समावेश करते हैं। यदि हम उन इतिहास लेखकों की बात करें जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस पद्धति का प्रयोग किया है तो वो गारसद तासी हैं और शिव सिंह सेंगर हैं। जैसा कि विदित है, गारसद तासी ने फ्रेंच विद्वान हैं और उन्होंने जो फ्रेंच ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी लिखा है, जबकि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा है। तो दोनों ने ही इस वर्णानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किया है। खामियां क्या है कि इसमें जो यदि कालक्रमानुसार समावेश नहीं किया जाता है तो इतिहास के अध्येता के लिए ये जो एक तर्क संगत बात नहीं होती, इसलिए इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो दूसरी प्रमुख पद्धति का प्रयोग कवियों ने या इतिहासकारों ने जो किया है वो है कालानुक्रमी पद्धति। जो कवि पहले आए उन्हें पहले, और ये किस आधार पर किया जाता है तो उनके जन्म के आधार पर किया जाता है। ये एक और बात है कि कई कवियों के जो जन्म विषयक जो तथ्य हैं वही स्पष्ट नहीं है, तो फिर यहाँ पर जो इतिहास लेखन है उसमें प्रामाणिकता का अभाव आ जाता है। तो ये एक बात है कि रचनाकार की जो जन्म तिथि है उसको आधार बनाया जाता है, और दोनों ही पद्धतियां चाहे वर्णानुक्रमी हुई है या कालानुक्रमी पद्धति है, दोनों ही जो पद्धतियों से इतिहास ग्रंथ जो रचे हैं वो केवल कवि वृत्त संग्रह है। कवियों का जो इतिवृत्त है उसको एक जगह उन्होंने संकलित कर दिया, केवल वो कहा जाएगा, इतिहास नहीं कहा जा सकता। तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति को अपने इतिहास ग्रंथ में इसका प्रयोग किया है। ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ देखें यदि तो उन्होंने इसके साथ साथ विधेयवादी जो पद्धति है उसका भी प्रयोग किया है। विधेयवादी पद्धति में कार्य कारण संबंध होता है, वहां पर प्रवृत्तियों का समावेश होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरी जो पद्धति आती है वो है वैज्ञानिक पद्धति, और इस पद्धति में यदि हम बात करें तो जो आलोचक या जो साहित्यकार होता है वो निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है। लेकिन यहाँ पर भी केवल जब तथ्य संकलन के प्रयास किए जाते हैं तो ये पद्धति भी केवल एक तथ्यों का संकलन मात्र रह जाता है, वो इतिहास नहीं बन पाता है। तो ये भी इस दृष्टि से एक अपरिपक्व पद्धति कही जाएगी। तो अब तक हमने इतिहास लेखन की जिन पद्धतियों को देखा वहां वर्णानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति का हमने नाम उल्लेख यहाँ पर किया। जो चौथी पद्धति आती है और जो कि काफी महत्वपूर्ण और पुष्ट पद्धति है वो है विधेयवादी पद्धति। ये प्रश्न पूछा गया है कि विधेयवादी जो पद्धति है उसके स्थापक कौन है। तो जो फ्रेंच विद्वान तैन जो रहे हैं उन्होंने इस पद्धति की स्थापना की, प्रश्न बनता है, इसीलिए ये हूबहू तथ्य यहाँ पर शामिल किया है हमने। देखिए, इसमें जिन तीन बातों को प्रधानता दी जाती है उसमें वो जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तो किस समुदाय का जो साहित्य वहां पर रचा गया, कौन सा वातावरण, परिवेशगत स्थितियां, चाहे वो साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक क्या स्थिति रही है उसकी बात की जाती है, और उस समय में वहां पर क्या परिस्थितियां रही उसका यहाँ पर जो चित्रण उसमें किया जाता है। तो इस पद्धति के अनुसार यदि हम बात करें तो किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण और सामयिक परिस्थितियों का विश्लेषण या उनका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए जैसा कि यदि हम आदिकाल पढ़ेंगे तो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, उस समय का समाज कैसा है, कैसी जाति व्यवस्था रही है, या कौन से वर्ण वहां पर रहे हैं, इन सभी चीजों का इतिहास लेखन की दृष्टि से जानना आवश्यक है। और विधेयवादी पद्धति में इन्हीं सारे जो मुख्य बिंदुओं को शामिल करने की चेष्टा की जाती है।
यदि हम हिंदी साहित्य में देखें तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, वे इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। और इसके पश्चात यदि हम देखें तो जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हुए हैं और बच्चन सिंह हुए हैं, जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखते हैं, वो इस पद्धति का प्रयोग करते नजर आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। हर एक पद्धति के साथ हमने ये लिखने की चेष्टा की है कि कौन कौन से जो इतिहासकार हुए हैं, हिंदी के इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने किस किस पद्धति का प्रयोग किया है। चूंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं, गासद तासी और शिव सिंह सेंगर की जो पद्धति रही है वो वर्णानुक्रमी रही है। कालानुक्रमी की बात करें तो ग्रियर्सन ने प्रयोग किया है, यद्यपि ग्रियर्सन ने विधेयवादी का भी प्रयोग किया है। इसके साथ ही मिश्र बंधुओं का जो मिश्र बंधु विनोद है, उसमें भी कालानुक्रमी पद्धति का उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिक पद्धति के इतिहास लेखन की एकमेव पद्धति नहीं हो सकती, वो दूसरी पद्धति के सानिध्य में जरूर समाविष्ट हो सकती है। इसी तरह विधेयवादी पद्धति कहें तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह इत्यादि जो साहित्यकार हैं वो करते नजर आते हैं। तो ये तो इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां थी जिन पर हमने बात की। आगे जो हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पर एक कथन जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत अधिक पूछा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास या इतिहास लेखन के बारे में क्या कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो जिस समय जनमानस के जो भाव रहे हैं वही साहित्य में प्रतिबिंबित होते हैं। आदि से लेकर अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। तो ये साहित्य के इतिहास की एक जो परिभाषा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल देते हैं कि जो जनमानस की जो चित्तवृत्तियां हैं उसके साथ, साहित्यिक परंपरा के साथ उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य इतिहास है। रामस्वरूप चतुर्वेदी साहित्य इतिहास के बारे में क्या कहते हैं, साहित्य के इतिहास की परिभाषा को लेकर वो क्या कहते हैं कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास के विकास क्रम में न्यायोचित दिखा सकना। तो एक रचनाकार की क्या भूमिका रही है उसके समय में, उसको चित्रित करना किसी भी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य कहा जा सकता है। अब एक तो बात की हमने साहित्य इतिहास क्या होता है, एक शब्द आता है साहित्य इतिहास दर्शन क्या है। तो साहित्य का इतिहास जो है उसमें हम साहित्य की परंपरा का अध्ययन करते हैं कि साहित्य किन सरणियों से गुजरता हुआ अब तक पहुंचा है, वो परंपरा का जहां पर हमने किया वो साहित्य इतिहास है। जबकि साहित्य इतिहास लेखन और उसकी परंपरा का अध्ययन कि किस प्रकार हम यदि देखते हैं फ्रेंच विद्वान से लेकर किस प्रकार आधुनिक काल में बच्चन सिंह तक, हम गणपति चंद्र गुप्त तक हम पहुंचते हैं, तो सारी परंपरा का जो अध्ययन है वो साहित्य इतिहास दर्शन कहलाता है। इसी दिशा में यदि हम प्रमुख ग्रंथ देखें तो साहित्य इतिहास का दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है और इतिहास एवं साहित्य दृष्टि डॉक्टर मैनेजर पांडे का ग्रंथ है। ये दोनों कृतियों के नाम ध्यान रखना उल्लेखनीय है, यहाँ पे जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं। जो आपके राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा हुई हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। प्रमुख उद्धरण अक्सर पूछ लिया जाता है, उद्धरण दे दिया जाता है और बात की जाती है कि विकल्प दे दिए जाते हैं कि अमुक जो उद्धरण है वो किस आलोचक, किस साहित्यकार, किस विचारक, किस कवि या किस गद्यकार का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, चूंकि वो सर्वाधिक वैज्ञानिक माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कई स्थापनाएं जो हैं वो परवर्ती आलोचकों ने हूबहू स्वीकार की। यद्यपि कई बिंदुओं पर आपत्ति भी हुई, जिसे बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, बच्चन सिंह ने, जिसमें खासा प्रतिरोध दर्ज करके, दखल करके उन पर नई स्थापनाएं की। लेकिन एक बहुत बड़ा काम जो है जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काम को हूबहू स्वीकार किया गया है।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो अपने से पूर्व में लिखे गए जितने भी इतिहास ग्रंथ हैं उन्हें कविवृत्त संग्रह मात्र कहते हैं कि उन्होंने कवियों का जो लेखा जोखा है केवल वही शामिल करने का प्रयास अपने इतिहास लेखन में किया है। यहाँ पर वो और बात कहते हैं, एक और उदाहरण है उनका कि किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए, इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं की जा सकती। अब देखिए यहाँ पर जो ये कहते हैं कि इतिहास लेखन में उस रचना का आलोचकीय कर्म भी समावेशित होना चाहिए, तो वहां उनके लिए ये उत्तर देते हैं कि यदि कवि एक एक रचनाकार की यदि एक एक कृति की भी आलोचना करना चाहे तो वो वहां संभव नहीं है, इसलिए उसे बहुत संक्षिप्तता से गुजरना होता है। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बात कहते हैं। और एक उनका जो महत्वपूर्ण कथन है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव प्रधान साहित्यिक घटना है, और इसी के आधार पर वो आधुनिक काल के जो नामकरण है उसे गद्य काल कर देते हैं। और निसंदेह ये तो एक महत्वपूर्ण घटना ही है आधुनिक काल की कि वहां गद्य का आविर्भाव देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी जो आधार सामग्री है वो भले ही वो कहते रहे हों कि वो इतिवृत्त संग्रह है, लेकिन उन्होंने आधार सामग्री मिश्र बंधु विनोद से, हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि बाबू श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है उससे ली है, कविता कौमुदी जो कि 8 भागों में विभक्त है राम नरेश त्रिपाठी का ग्रंथ है, इसी तरह ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि जी का जो ग्रंथ है, इनसे इन्होंने आधार सामग्री ग्रहण की है जो कि स्वयं उन्होंने स्वीकार भी किया है। इसी तरह ये जो कथन हमने अभी उदाहरण उनका देखा कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये एक बीज वाक्य के रूप में समूचे इतिहास ग्रंथ में वहां पर नजर आता है। तो ये शुक्ल का कथन है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह हम नामकरण पर बात करेंगे तो शुक्ल का काल विभाजन देखिए बहुत अधिक प्रामाणिक माना जाता है, और उन्होंने प्रवृत्तियों के आधार पर और जातीय संस्कारों के आधार पर नामकरण करने की जो पद्धति, दो नामकरण उन्होंने किए हैं। आदिकाल और जो वीर गाथा काल नाम उन्होंने 12 रचनाओं के आधार पर किया है। फिर बाद में वो उसे देशभाषा काव्य और अपभ्रंश काव्य वो कह देते हैं, दरबारी काव्य में बांट देते हैं। लेकिन जो नामकरण जो उन्होंने किया है आदिकाल और वीरगाथा काल, और उसका जो समय बताया है 1050 से 1375, यद्यपि वीरगाथा काल ही नाम दिया है। आदिकाल तो प्रारंभिक प्रवृत्तियों का सूचक है जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाद में स्थापित किया। पूर्व मध्यकाल को वो भक्ति काल कहते हैं, और उसका समय 1375 से 1700 विक्रम संवत उन्होंने माना है। इसी तरह जो मध्यकाल का जो दूसरा भाग है उसे उत्तर मध्यकाल कहा है, और इसे रीतिकाल की संज्ञा से अभिहित किया है, और इसका समय 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। आधुनिक काल को वो गद्य काल कहते हैं, और 1700 से 1900 विक्रम संवत उसका समय मानते हैं। हम इन नामकरणों पर प्रत्येक जो कालखंड पढ़ेंगे उसमें और चर्चा करते जाएंगे कि किसने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम कहा है, किसने प्रारंभिक काल कहा है, किसने चारण काल, किसने संधि काल, किसने बीज वपन काल। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम काल विभाजन और इन चीजों को देख रहे हैं, साहित्य इतिहास की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज की कक्षा इसी उद्देश्य तक सीमित रख रहे हैं हम। साहित्य इतिहास के प्रयासों को यदि हम देखें तो पहला प्रयास वहां पर गार्सद तासी का मिलता है, फ्रेंच विद्वान है, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है वो फ्रेंच भाषा में लिखा है, और इसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी। देखिए 2 भागों में आया है। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में आता है, और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में आता है। इसका जो द्वितीय संस्करण है वो 3 खंडों में आता है, और 1871 ईस्वी में आता है। इसमें 738 कवि समावेशित किए गए हैं, लेकिन हिंदी के केवल 72 कवियों को शामिल किया गया है, और इसी आधार पर बाद में इसका जो अनुवाद किया है हिंदी में, और हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1952 ईस्वी में लेकर आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जब हम गार्सद तासी के इस इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी को देखते हैं तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा था कि जो वर्णानुक्रमी पद्धति पर यह भी आधारित था,
तो काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास यहाँ पर नहीं मिलता है। और ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक जो समिति रही है उसकी तरफ से ये पेरिस में प्रकाशित करवाया गया था। तो ये जो हर एक तथ्य हमने समावेशित किया है इस पर प्रश्न बने हैं और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि कहाँ से प्रकाशित ये हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 2 भागों में पहले प्रकाशित हुआ ये, और उसके बाद द्वितीय संस्करण 1871 में आया और तब इसके 3 भाग हो गए। दूसरा जो प्रयास रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का वो तस्किरा ई शोरा ई हिंदी इस नाम से हुआ है, और ये मौलवी करीमुद्दीन 1848 ईस्वी में ये प्रयास करते हैं। इसमें 1004 कवियों को समावेशित किया गया है, जिसमें 62 जो कवि हैं वो हिंदी से हुए। इसमें इस ग्रंथ में कालक्रम का ध्यान रखा गया है, लेकिन नामकरण का कोई प्रयास यहाँ भी नहीं दिखता और इसे तबका श्वरा भी कहा जाता है। तो ये एक बात कि इसे जैसा कि पता है कि उर्दू में लिखा गया है, ये इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ है। यदि हम हिंदी भाषा में लिखे गए इतिहास ग्रंथों की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप एक विवाद कह सकते हैं। आपको विकल्पों के अनुसार चयन करना है। यदि वहां शिव सिंह सरोज आता है और भाषा काव्य संग्रह नहीं आता है तो आप शिव सिंह सरोज को चुनेंगे, और दोनों का समावेश किया जाता है तो महेश दत्त शुक्ल का जो 1873 ईस्वी में भाषा काव्य संग्रह आता है उसे आप समावेशित करेंगे। तो हिंदी भाषा में लिखा गया ये प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है और ये नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ है। ये बात ध्यान रखनी है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इसी तरह यदि हम बात करें शिव सिंह सरोज की, जिसके रचयिता शिव सिंह सेंगर है, और इस ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में होता है और इसमें 1000 से अधिक कवियों को स्थान देने का प्रयास किया गया है। ये ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित है और इसमें कालक्रम और नामकरण का कोई प्रयास नहीं दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि शिव सिंह सरोज के रचयिता कौन है, कौन सी भाषा में लिखा गया है। हिंदी का इतिहास ग्रंथ है और हिंदी में ही लिखा गया है और 1883 ईस्वी में ये प्रकाशित होता है। इसके बाद जो भाषा वैज्ञानिक है जॉर्ज ग्रियर्सन, उनका जो इतिहास ग्रंथ आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में ये ग्रंथ आता है। और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के एक विशेष अंक के लिए इसका प्रकाशन होता है। ये बात ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया है। और यदि हम इसका वैशिष्ट्य देखें तो इस ग्रंथ में हिंदी के इतिहास को भाषिक क्षेत्रों के आधार पर संस्कृत, पाली, प्राकृत और अरबी फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक किया गया है। ये प्रयास भाषिक दृष्टि से देखा जा सकता है और कवियों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है तथा उसकी प्रवृत्तियों को भी उद्घाटित करने की चेष्टा की गई है। तो इसीलिए हमने काल क्रमानुक्रमी और विधेयवादी दोनों पद्धतियां यहाँ पर देखी जाती है। यदि हम इस इतिहास ग्रंथ की बात करें तो संपूर्ण इतिहास ग्रंथ 11 अध्यायों में विभक्त है और कहा जा सकता है कि जो प्रत्येक अध्याय है वो एक कालखंड का सूचक है। कौन से 11 अध्याय हैं वो हम देखेंगे। इस ग्रंथ में कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिसमें यदि 886 कवियों के विवरण का आधार शिव सिंह सरोज है तो इस ग्रंथ का भी जो आधार ग्रंथ है वो शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज माना गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। ये भी प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ध्यातव्य है। आगे जो देखते हैं और जिस पर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, मिश्र बंधु विनोद 1913 और 1934 ईस्वी में प्रकाशित होता है। 4 खंड है इसके और प्रथम 3 1913 में और जो 1934 में इसका जो अगला जो खंड है वो वहां पर प्रकाशित होता है। और यदि हम इस दृष्टि से देखें यदि मिश्र बंधुओं का, तो जो प्रथम 3 भाग जैसा कि हमने कहा 1913 में और जो चतुर्थ भाग है वो 1934 में आता है। देखिए मिश्र बंधु 3 भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अक्सर पूछ लिया जाता है कि उक्त में से
जो कौन से मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। तो आपको 3 ध्यान रखना है नाम: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र। इस इतिहास ग्रंथ में यदि हम देखें तो 4591 कवियों को शामिल करने की चेष्टा इसमें की गई है और काल विभाजन और नामकरण को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है और संपूर्ण इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया गया है। मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ है वो 4 भागों में बटा हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि हम इसमें और देखें तो कवियों का कितना उल्लेख है वो प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यातव्य है। और इसका भी जो आधार ग्रंथ है वो शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है वो रहा है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो जिस पर सर्वाधिक बात की जाती है, जो सर्वाधिक मान्य हुआ, यद्यपि कुछ स्थापनाएं उसकी नहीं मान्य हुई, लेकिन जो सर्वाधिक जो मान्य हुआ वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। ये ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ और वहां पर हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका के रूप में लिखा गया था और इसी भूमिका को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया गया था। तो ये हिंदी का यदि हम देखें तो ये सर्वाधिक जो प्रसिद्ध आलोचकीय ग्रंथ है और इसे वैज्ञानिक इतिहास होने का दर्जा प्राप्त है। इसमें रचनाकारों के जो रचनात्मक वैशिष्ट्य पर अधिक बल दिया गया है और जैसा कि हमने पहले भी कहा है, इसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है, जहां पर जाति वातावरण को महत्ता वहां पर दी गई है। इस दृष्टि से विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो कि छायावादी कवि रहे हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है और ये 1938 ईस्वी में सामने आता है। इस ग्रंथ में आदिकाल और भक्तिकाल की अवधि को ही समावेशित किया गया है, बाद का वो नहीं लिख पाए। तो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी का जो समय है उसको हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में समावेशित किया गया है। इसमें निर्गुण जो ज्ञानाश्रयी शाखा है भक्ति काल की, उसको संत काव्य और निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया गया है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसमें अपभ्रंश साहित्य को समावेशित किया गया है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे समावेशित नहीं करते, तो अपभ्रंश साहित्य को समावेशित करते हुए इन्होंने इसे संधि काल शीर्षक के अंतर्गत रखा है और आदिकाल को संधि काल या चारण काल नाम इन्होंने दिया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के बारे में, जो कि 1938 ईस्वी में आता है। इसके बाद यदि हम देखें हजारी प्रसाद द्विवेदी, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यूं तो स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, जो उन्होंने अलग अलग पुस्तकों के रूप में या निबंधों के रूप में लिखा है, उसे इतिहास लेखन के रूप में महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में जाना गया। और इन पुस्तकों को यदि हम देखें तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो कि 1940 ईस्वी में आती है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में आती है और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी में आती है। ये किताबें महत्वपूर्ण हैं और यदि हम इनकी बात करें तो आदिकाल का स्वरूप निर्धारण क्या है, भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि क्या है, इन सभी जो बातों पर जो तथ्य यहाँ पे प्रमाण के साथ जो जानकारी देते हैं और इतिहास को परंपरा के साथ जोड़ने का जो महती प्रयास हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं, वो महत्वपूर्ण जाना जाता है। इसी क्रम में जिस इतिहास ग्रंथ की बात करना जरूरी है वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और ये 1965 ईस्वी में आता है। इस इतिहास ग्रंथ पे जो हिंदी साहित्य के जो काल खंड है उन्हें 3 काल खंडों में बांटा है, जिसे प्रारंभिक, मध्यकाल और आधुनिक काल जाना गया है और इसमें विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करने की चेष्टा की गई है। इसी तरह हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है, जो डॉक्टर नगेंद्र के संपादन, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के संपादन में निकलता है 1973 ईस्वी में, इसमें 26 विद्वानों का सहयोग लिया गया है। यद्यपि ये बहुत उल्लेखनीय आलोचकीय कर्म को तो नहीं निभा पाता है, लेकिन यदि हम देखें तो तथ्यात्मक दृष्टि से बहुत सारे तथ्यों का समावेश इसमें है, इसलिए ये भी एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ बन जाता है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में आता है और इसके रचनाकार डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ठहरते हैं।
इस इतिहास ग्रंथ की विशेषता ये है कि भाषिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से इतिहास को व्याख्यायित करने की चेष्टा यहाँ पर डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी करते हैं। तो इनके इतिहास ग्रंथ का नाम, जो कि 1986 ईस्वी में आया, जानना जरूरी है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसी क्रम से यदि हम देखें तो कुछ जो इतिहास ग्रंथ हुए हैं उनकी सूची यहाँ पर डाली गई है और आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसमें हमने जिनको आप अध्ययन कर चुके हैं, गारसद तासी, मौलवी करीमुद्दीन, महेश दत्त शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, एडविन ग्रीव्स, अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये भी पूछा गया है। FE के हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, वियोगी हरि का ब्रजमाधुरी सार, जो कि हमने बात की 1923 ईस्वी में, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी में, श्याम सुंदर दास का हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी में, राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी लेकर आते हैं 1928 ईस्वी में, रामचंद्र शुक्ल 1929 में हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य, श्याम सुंदर दास 1930 में, सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 में लिखते हैं। इसी दृष्टि से रमाशंकर शुक्ल रसाल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे रीतिकाल को कलाकाल नाम जिन्होंने दिया है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसी तरह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो कि खड़ी बोली का प्रथम जो ग्रंथ लिखते हैं, प्रिय प्रवास लिखते हैं, महाकाव्य लिखते हैं, उन्होंने भी हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 में लिखा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के संपादन में हिंदी साहित्य 1933 में आता है। इसी तरह जो अन्य जो रचनाकार हुए हैं, जिसमें नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन, जिस कृति का हमने साहित्य इतिहास दर्शन में जिक्र किया, इसी तरह नागरी प्रचारिणी सभा का हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 16 भागों में है, ये प्रश्न पूछा गया है और 1961 में ये सामने आता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जो सारे तथ्य हैं, वो आपको ध्यान रखना जरूरी है। सभी पर प्रश्न बनता है, चाहे वो सुमेलित कीजिए की दृष्टि से बन सकता है या विकल्पों में पूछा जा सकता है। तो इस इन आप तस्वीरों को देख लें, इनके तथ्य आप लिख लें, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए एक महत्वपूर्ण उद्धरण दिया है कि वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। निश्चय ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सजग इतिहासकार रहे हैं। निसंदेह द्विवेदी जो है सर्वाधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इस कथन से इस बात की पुष्टि करते हैं। इसी तरह यदि हम देखें, कविता कौमुदी का जिक्र हम बार बार कर रहे थे और कविता कौमुदी की जब बात करें 1928 में आता है, राम नरेश त्रिपाठी का जो पथिक के रचनाकार भी रहे हैं, और ये कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू और बंगला और संस्कृत की कविताओं और लोकगीतों का संकलन करते हैं। तो कविता कौमुदी भी इस तरह से एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ के रूप में जानी जा सकती है। इसी क्रम में राजस्थानी भाषा की बात की जानी चाहिए और राजस्थानी भाषा के इतिहास ग्रंथों में राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान का पिंगल साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये ध्यान रखें क्योंकि प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसी क्रम में हमें जो काल क्रम है या काल विभाजन का जो प्रयास है वो देख लेना चाहिए। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ को हमने देखा और वहां पर हमें पता है कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान उनका ग्रंथ है, जो कि 1888 ईस्वी में आता है और इसमें वे समूचे जो नामकरण का जो प्रयास करते हैं तो 11 वहां पर विभाजन किए हैं, अध्याय बांटे हैं, जिसमें चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये प्रमुख 11 अध्याय हैं, तो इन्हें ध्यान रखना जरूरी है। मिश्र बंधुओं ने जो मिश्र बंधु विनोद में जो काल विभाजन किया है, जिनमें हमने
देखा है तो वहां पर प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा है। और प्रारंभिक काल को वो पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल में बांटते हैं। फिर माध्यमिक काल को भी पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में, और अलंकृत काल को पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल में बांटते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि वो 700 से लेकर 1343, 700 से लेकर जो 1890 1900 तक के कालखंड को ही वो समावेशित करने का प्रयास करते हैं मिश्र बंधु। तो यहाँ पर वो 3 कालखंडों में बांटकर प्रत्येक कालखंड को पूर्व और उत्तर उप जो काल विभाजन वहां पर कर देते हैं। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन हम देख चुके हैं। उन्होंने वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल नामों से हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास किया है। विक्रम संवत में यहाँ पर हमने सन लिखे हैं, आपको ये ध्यान रखना आवश्यक है। इसी क्रम में यदि हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल और जो श्रृंगार काल, कला काल जो नाम दिए गए, उन नामों के स्थान पर नवीन स्थापनाएं की, इतिहास को परंपरा से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक स्थापनाओं पर की उन्होंने पुनर्व्याख्या की, नवीन स्थापनाएं की। तो उस दृष्टि से देखें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इस तरह का नामकरण वो करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके पश्चात यदि हम देखें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो विभाजन करते हैं, जो मुख्यतः यदि हम देखें तो रामकुमार वर्मा ने संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल इन बिंदुओं में यहाँ पर बांटा है। और रामकुमार वर्मा छायावादी जो है वो वहां पर कवि जरूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतिहास लेखन का प्रयास भी ये करते हुए जान पड़ते हैं। तो इस तरह से इन ग्रंथों को यहाँ पर देखा जाना चाहिए। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की यदि हम बात करें तो वो आदिकाल को इन्होंने जय काव्य काल और रीति काल को कला काल कहा है। ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर प्रश्न बनता है। और इन्होंने बाल्याकाल, किशोरावस्था और युवावस्था, इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटने की या हिंदी साहित्य के इतिहास को व्याख्यायित करने की चेष्टा की है। इसी तरह यदि हम देखें तो धीरेन्द्र वर्मा जो है हिंदी साहित्य के समूचे इतिहास को 3 कालखंडों में, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटते हैं। इसी तरह राहुल सांकृत्यायन का काल विभाजन भी महत्वपूर्ण बन जाता है, जो कि समूचे हिंदी साहित्य को 5 कालों में बांटते हैं, जहां पर सिद्ध सामंत युग, सूफी युग, भक्ति युग, दरबारी युग और नवजागरण युग, इस तरह वो कहते हैं। तो यदि हम देखें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, या अन्य जो इतिहास ग्रंथ है, वो इतिहास लेखन की परंपरा में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन यहाँ पर करते हुए जान पड़ते हैं। बच्चन सिंह का काल विभाजन भी महत्वपूर्ण है, जहां पर वो प्रारंभिक काल को, जिसे आदिकाल कहा गया है, उसे वो अपभ्रंश काल नाम देते हैं। तो ये भी एक दृश्य, एक तथ्य ध्यान रखना जरूरी है। यदि हम डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का देखेंगे तो वो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल, इन 4 चरणों में बांटते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी आवश्यक है इतिहास लेखन की दृष्टि से। जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, जो नवंबर 2017 नेट में पूछा गया है। इसी तरह निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो हम यहाँ पर हमने जो इतिहास ग्रंथों के नाम देखे हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य की भूमिका दे दी जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको करना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, उत्तरी भारत की जो संत परंपरा है वो किसने लिखा है, तो यदि हम देखें तो ये रामकुमार वर्मा ने वहां पर लिखा है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो शामिल प्रश्न पूछे जाते हैं। गारसद तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा, तो फ्रेंच भाषा में लिखा है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पूरी कक्षा में जिन तथ्यों को शामिल किया गया है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और उसे इस दृष्टि से ही जानना आवश्यक है। आने वाली कक्षाओं में हम हिंदी साहित्य के विभिन्न काल खंडों का प्रवृत्ति सापेक्ष अध्ययन करने की तो चेष्टा करेंगे ही, साथ ही उनमें कौन से प्रमुख रचनाकार, कौन से प्रमुख कवि हुए हैं, कौन सी विशिष्ट प्रवृत्तियां हुई है, कैसा परिवेश रहा है, उन सभी
चीजों का, उन सभी विषयों का भी परीक्षापयोगी दृष्टि से अध्ययन करने की चेष्टा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।